हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है, एसएससी जेई और यूपी ट्रिपल एससी जेई की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अब आप लोगों को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी। पहला क्वेश्चन है, स्टीम क्यूरिंग इज़ नॉट यूज्ड विद। ऑप्शंस में आपको कुछ सीमेंट दे रखे हैं और पूछा है स्टीम क्यूरिंग का प्रयोग कहाँ पर नहीं होता है। ऑप्शन ए है आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑप्शन बी है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, या फिर ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। आपकी जो हाई एल्यूमिना सीमेंट होती है उसमें स्टीम क्यूरिंग का यूज नहीं करते हैं। आपके दिए गए ऑप्शन में से सी सही रहेगा। इस पैराग्राफ से भी आपके कुछ क्वेश्चन निकल कर आएंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। कंक्रीट की सामर्थ्य ग्रहण दर उच्च तापक्रम पर अधिक होती है। जो भी दोस्त हमारे इंग्लिश मीडियम से हैं, शायद उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए मैं ये सुविधा देता हूँ। यहाँ पर पूछा गया है कि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑब्टेन करने की दर हाई टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ पर बात की गई है स्टीम क्यूरिंग करने पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ ऑब्टेन दर जो है वो हाई होती है, जिससे तराई काल यानी क्यूरिंग पीरियड घट जाता है। किसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि स्टीम क्यूरिंग का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो स्टीम क्यूरिंग का यूज किया जाता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए। ये भी आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस क्यूरिंग में सांचे जल्दी खुल जाते हैं। जैसा कि आपके क्वेश्चन में दे रखा था, स्टीम क्यूरिंग हाई एल्यूमिना सीमेंट से बनी कंक्रीट के लिए उपयुक्त नहीं है। ये साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, पोज़लाना सीमेंट और स्लेग सीमेंट से बनी कंक्रीट के लिए उपयुक्त होता है। आई होप इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगला क्वेश्चन है आपका एसएससी जेई 2014 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज रिटार्डर फॉर द कंक्रीट। दिए गए ऑप्शन में से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कंक्रीट के लिए मंदक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट, कैल्शियम स्टीयरेट, या फिर एल्युमिनियम पाउडर। और वैसे ऐसे क्वेश्चन आजकल के एग्ज़ाम में रनिंग में चल रहे हैं, ज़रूर पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा है कि रिटार्डर के रूप में कौन काम करता है, तो करता है कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। ये क्वेश्चन भी आपका अलग अलग एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है। द परमिसिबल लिमिट फॉर ऑर्गेनिक सॉलिड्स इन द वाटर यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क शुड नॉट एक्सीड। पूछा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो उसमें हम पानी यूज करते हैं उसमें कार्बनिक ठोसों की परमिसिबल लिमिट किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो नहीं होनी चाहिए 200 मिलीग्राम लीटर से ज़्यादा। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। एक और टेबल आपको दे रखी है, इससे भी संबंधित क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपके ठोस का प्रकार पूछा है कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मटेरियल 200 मिलीग्राम लीटर तक, अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल 3000 मिलीग्राम लीटर तक, सल्फेट की मात्रा 400 मिलीग्राम लीटर तक, क्लोराइड सादा कंक्रीट यानी प्लेन कंक्रीट के लिए 2000 मिलीग्राम लीटर। अगली भी यूनिट दे रखी है क्लोराइड की रेनफोर्स्ड कंक्रीट वर्क के लिए 500 मिलीग्राम लीटर। और आपके जो निलंबित पदार्थ होते हैं वो 2000 मिलीग्राम लीटर तक होने चाहिए। और एक पॉइंट और है यहाँ पे, पानी का पीएच मान 6 से कम नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट होता रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन
कंपोनेंट इज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कंडीशन इक्वेशन अवेलेबल द स्ट्रक्चर शैल बी। पूछा है यदि प्रतिक्रिया तत्वों की कुल संख्या उपलब्ध स्थित समीकरणों की कुल संख्या से कम हो तो कोई फ्रेम क्या होगा? स्टेबल होगा, इनडिटर्मिनेट होगा, एक्सटर्नली रिडंडेंट होगा या फिर अनस्टेबल होगा? तो ये होगा अनस्टेबल। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से है। द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन शियर फॉर पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिवेट इज। पूछा है जो आपका पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिवेट होता है उसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस कितनी होती है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 80 न्यूटन mm स्क्वायर, 90 न्यूटन mm स्क्वायर, 100 न्यूटन mm स्क्वायर या फिर 250 न्यूटन mm स्क्वायर। इस टेबल से हम कुछ क्वेश्चन और निकालेंगे। पहला आपका होता है पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिवेट, दूसरा आपका होता है हैंड ड्राइवन सॉफ्ट रिवेट। यहाँ पर आपको 3 यूनिट दे रखी हैं, एक्सियल टेंशन, शियर और बियरिंग। आपके पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिवेट की एक्सियल टेंशन होती है 100। यहाँ पर आपको यूनिट दे रखी है, हम लेंगे न्यूटन mm स्क्वायर में। 100 न्यूटन mm स्क्वायर, शियर इसका होगा 100 न्यूटन mm स्क्वायर और इसकी बियरिंग 300 न्यूटन mm स्क्वायर। अगर बात की जाए हैंड ड्राइवन सॉफ्ट रिवेट की तो आपका ये 80 और 250 न्यूटन mm स्क्वायर। इससे भी संबंधित आपके बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल इजी लेवल का है। फॉर पॉलिशिंग मोज़ेक फ्लोर्स वी यूज। पूछा है मोज़ेक फर्श को चमकाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कार्बोलिक एसिड, म्यूरिएटिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर ऑक्जेलिक एसिड। तो हम यूज करते हैं ऑक्जेलिक एसिड का। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पर आपसे गलत कथन चुनने की बात की गई है, वो भी किसके बारे में? ली चैटेलियर उपकरण के बारे में। ऑप्शन ए है आपका एस्टीमेट एक्सपेंशन पोटेंशियल ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट के प्रसार विभव का आकलन करते हैं, या फिर एस्टीमेट प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशिया इन सीमेंट, यानी सीमेंट में मैग्नीशिया की प्रेजेंस का आकलन करते हैं। ऑप्शन सी है आपका एस्टीमेट प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम इन सीमेंट, यानी सीमेंट में फ्री लाइम की प्रेजेंस का आकलन करते हैं, या फिर एडोप्ट 0.78 टाइम ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ पर हमसे गलत के बारे में पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से। हार्मफुल बैक्टीरिया विच में बी प्रेजेंट इन सीवेज में बी। पूछा है सीवेज में पाए जाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? ई कोली, बी कोली, विब्रियो कोलेरी या फिर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो इन्हें जाना जाता है बी कोली के नाम से। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। इस पैराग्राफ से भी आपके कुछ क्वेश्चन निकल कर आएंगे। सीवेज में कई प्रकार के असंख्य जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीव जिन्हें सीवेज बैक्टीरिया कहते हैं, ये सीवेज में प्रेजेंट होकर कार्बनिक तत्वों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये जीवाणु बी कोली जीवाणु के रूप में जाने जाते हैं। ये एक यूनिट सेलुलर जीवाणु होते हैं। ये बैक्टीरिया 3 रूप में पाए जाते हैं। इससे भी संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, दूसरे एनोरेबिक बैक्टीरिया और तीसरे होते हैं फोकलेटिव बैक्टीरिया। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है एट यील्ड पॉइंट ऑफ ए टेस्ट पीस द मटेरियल। पूछा है किसी टेस्ट सैंपल में यील्ड पॉइंट पर पदार्थ क्या होता है? ओबे हुक्स लॉ, यानी हुक नियम का अनुसरण करता है, या बिहेव्स इन ए इलास्टिक मैनर, प्रत्यास्थ की तरह व्यवहार करता है,
रिजेन्स इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ द लोड, भार के हटने पर अपनी मूल आकृति को प्राप्त कर लेता है, या फिर अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्रत्यास्थ विरूपण को प्राप्त करता है। तो आपके दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही रहेगा, अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो आज की ये हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।